अच्छा, अब नेतन्याहू के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, अमेरिका तो चाह रहा है कि जंग रुक जाए, यूरोप इसके अंदर पड़ गया है, बर्तानिया ने, फ्रांस ने और जर्मनी ने ये ऑफर कर दिया कि आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं, जंग बंद कर दें। जो ईरान के इत्तेहादी हैं उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं, तुर्की से राब्ता किया जा रहा है, पाकिस्तान से राब्ता किया जा रहा है, बाकी मुल्कों से, सऊदी अरब से, कि किसी तरह हम चीज़ों को कूल डाउन करें। जबकि जो मुसलमान मुल्क है वो पूरी कुव्वत से ईरान के साथ खड़े, हथियारों के साथ तो नहीं खड़े, फिजिकली तो नहीं जाके लड़ रहे, लेकिन वो इखलाकी नुक्ता नज़र से वो ईरान को कह रहे हैं जी आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ ज्यादती हुई, आप जो कर रहे हैं हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसराइल ने आपके ऊपर पहले अटैक किया, उसने जुल्म किया, उसने जबर किया, वो जिम्मेदार है, उसके ऊपर आप जवाब दे दें। तो पाकिस्तान हो या तुर्की हो या सऊदी अरब हो या यूएई के दीगर ममालिक हो, अभी वहाँ पर उन्होंने GCC की मीटिंग भी बुला ली है, और ये जो GCC है इसकी मीटिंग के अंदर कुछ आम फैसले किए जाएंगे। ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इसमें बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और यूएई है। ये तमाम ममालिक ईरान के सामने वाली साइड पे है। सबसे बड़ा मुल्क जो है वो इसमें सऊदी अरब है, उसके बाद जो है ओमान एक बड़ा मुल्क है, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई। ये 6 ममालिक अब बैठेंगे और इस सूरत हाल के ऊपर जायजा लेंगे, क्योंकि इस जंग के बाद आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत कुछ बढ़ी है, लेकिन जैसे ही तेल की कीमत बढ़ी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बिल्कुल इंतजार नहीं किया और फौरी तौर पर पाकिस्तानी अवाम के लिए तेल की कीमत बढ़ा दी। यानी लगभग कोई 5 रुपए के आसपास, 4 रुपए 80 पैसे इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है और 7 रुपए 95 पैसे, लगभग 8 रुपए इन्होंने डीजल के ऊपर कीमत बढ़ा दी है। अंदाजा करें, गुज़िश्ता कई महीनों से लगातार आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें नीचे जा रही हैं और पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि आलमी मंडी में अब ऊपर का ट्रेंड है, तो फौरी तौर पर धड़ाधड़ इन्होंने आलमी मंडी के ट्रेंड को फॉलो करते हुए पाकिस्तानी अवाम को जो रिलीफ देना था वो देने की बजाय उनकी जेब से मजीद पैसा छीनने का बंदोबस्त कर लिया है। नाज़रीन, इस्राएली शहरी जो है वो खुद को अब गैर महसूस कर रहे हैं। जो वीडियोस आ रही हैं उनमें यही दिखाई दे रहा है। अगर ईरान ये हमला कंटिन्यू रखता है अगले चंद दिन के लिए, तो याद रखिएगा कि नेतन्याहू के लिए बड़ी सियासी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और हो सकता है कि इस्राएली शहरी ही नेतन्याहू के खिलाफ हो जाएं और उसके लिए एक नई मुसीबत बन जाए, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि उनके ऊपर भी बम गिरेंगे। वो यही सोच रहे थे कि हम ही बम गिराएंगे हमेशा, हमारे ऊपर तो आयरन डूम की छतरी है और वो छतरी किसी बम को हमारे तक पहुंचने नहीं देगी। लेकिन अब बिल्डिंगें भी गिर रही हैं, इमारतें भी तबाह हो रही हैं, इंस्टॉलेशंस भी तबाह हो रही हैं, एनर्जी जहाँ पे ये स्टोर करते हैं या जो इनके एनर्जी के प्लांट्स हैं वो भी तबाह हो रहे हैं, जहाँ पे इनका फ्यूल के स्टेशन हैं या डिपोज हैं वो भी तबाह हो रहे हैं। तो जब इतनी तबाही फैल रही है और ये तबाही आने वाले वक्त में मजीद फैलेगी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और मिसाइल्स हैं जो अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किए। अभी तक जो फतह 2 है उसको इस्तेमाल नहीं किया और जो सजल है उसको इस्तेमाल नहीं किया। ये 2 बड़े ख़तरनाक हथियार हैं ईरान के पास, लेकिन ईरान ने इन दोनों हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। इनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है, ये मैक 5 की रफ्तार से जाते हैं, यानी बहुत तेज़ रफ्तार ये मिसाइल्स हैं और ये उसकी बेस्ट रफ्तार के ऊपर जाते हैं। और यानी ये काला वाला मिसाइल अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो ये ईरान का बना हुआ मिसाइल है, ये 1400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये वारहेड को भी ले जाता है और ख़ासा तगड़ा मिसाइल है। ये अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया। फिर सैजिल मिसाइल जो है ये भी ईरान का बनाया हुआ मिसाइल है, इसको भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ये 2000 से 2500 किलोमीटर तक उसकी रेंज है, यानी बड़े आराम से ये इसराइल के हर कॉर्नर को निशाना बना सकता है। और ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल इसके अंदर इस्तेमाल होता है और ये भी एक बड़ा एक्यूरेट मिसाइल है। 10 मीटर की रेंज के अंदर गिरता है, जहाँ पे आपने मारना है ये मैक्सिमम अगर इसके अंदर एरर आएगा तो 10 मीटर का आएगा, 2500 किलोमीटर दूर जाके भी। तो ये भी अपने टारगेट को हिट करने वाला मिसाइल है, बड़ा मिसाइल है। तो अभी तक ईरान ने इनको इस्तेमाल नहीं किया। ईरान के बहुत सारे खुफिया मिसाइल और हथियार जिनके वो तजर्बे करता रहा गुज़िश्ता 10-15 साल में, वो उसने इस्तेमाल नहीं किए अभी तक। और उसके पास मिसाइलों का ज़ख़ीरा कितना है, इस हवाले से कुछ इतलात गर्दिश कर रही हैं कि अगर ईरान ये हमले 1 साल तक जारी रखे या इससे ज़्यादा अरसे तक जारी रखे, तब भी वो रोज़ाना की बुनियाद पर यह मिसाइल दाग सकता है। उसने इतनी बड़ी मिसाइल सिटी बनाई है। यानी ईरान को पता था कि एयरफोर्स उनके पास है नहीं, उन्हें यह भी आइडिया था कि बहरी बेड़ा भी वो नहीं बना सकते दुनिया की मदद के बगैर। मगरबी ममालिक उनको मदद कर नहीं रहे, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं कई दहाइयों से। वो बेचारे इकट्ठा ही नहीं कर पाते सामान्य हरब, या ले नहीं पाते नए तैयारे, या ले नहीं पाते नए बहरी जहाज़ या फाइटर्स। तो वो ये नहीं कर पा रहे थे, तो उनको आइडिया था कि एक चीज़ है जो वो खुद कर सकते हैं, जो उनको बचा सकती है, और वो है
मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो इसी पे अकेली पे काम किया ऐसा लगता है ईरान ने, और बड़ा टका कर काम किया है, और वो काम अब दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि नेतन्याहू के पास रास्ता क्या बचा है। नेतन्याहू के पास रास्ता यह कि वो किसी तरह अमेरिका को घसीट के इस लड़ाई के अंदर ले आए। वो इंटरव्यू दे रहा था, उसने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी खिड़की में आकर भी बम लगा है मेरे बेडरूम की, और ईरान ने वहां तक मारा है। और वो अपने आप को जूनियर पार्टनर कह रहा था जानबूझ के, कि सीनियर पार्टनर तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये लड़ाई तो डोनाल्ड ट्रंप की है, ये तो लड़ मैं रहा हूं। यानी इस किस्म का इंटरव्यू दिया नेतन्याहू ने, और ऐसे शो किया एंकर के सामने कि जैसे लड़ाई तो ये डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की है, मैं तो जूनियर पार्टनर हूं, मैं तो रास्ते में खड़ा हूं ईरान के। लड़ाई तो डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहते हैं, उसे कत्ल करना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की भी है। तो अब पूरी कोशिश है नेतन्याहू की, उसको समझ आ गई है कि अकेले इसराइल से लड़ना, चाहे उसको जितने मर्जी हथियार फराहम किए जाएं, उसके बस की बात नहीं है। दो चीजें होना बहुत जरूरी है, दोनों में से एक चीज होना बहुत जरूरी है। या तो वो कोई रिजीम चेंज कर दें ईरान में, मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, या वो ग्राउंड पे अपनी फोर्सेस उतार दें, ऐसा रिस्क कोई ले नहीं रहा। तो वो अमेरिका को अब लड़ाई के अंदर ड्रैग करना चाहता है, लाना चाहता है, ताकि ये मामला खत्म हो। अभी कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि इसराइल ने खुद से राब्ता किया मगरबी ममालिक से कि ये जंगबंदी करवाई जाए। तो क्या ईरान अब जंगबंदी पे राजी हो जाएगा? जिस तरह का नुकसान ईरान का किया गया, उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक बारिश हो रही है इस वक्त इसराइल के ऊपर। कुछ रोक भी लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जाकर हिट होते हैं। तो इसराइल को पहली मर्तबा अंदाजा हुआ कि ये इतना आसान नहीं था। ईरान ने एक और फैसला भी किया है, और ये भी खबरें चल रही थी कि इसराइल के दिफा में जो ममालिक सामने आएंगे, इसराइल उनके अहदाफ को निशाना बनाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस खित्ते में बहुत सारे अमेरिकन बेड़े हैं, उनके मरीन्स हैं, उनके बहुत सारे एसेट्स हैं यहाँ पे, और नेटो के भी लोग हैं यहाँ पे, दीगर मुल्कों के। तो अगर वो कहीं इसराइल की मदद के लिए उनमें से कोई आता है, तो ईरान ने क्लियर कर दिया कि फिर हम उनको निशाना बनाएंगे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। अब आ जाए नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब। मैंने आपको एक खबर दी थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरा राब्ता हुआ है। उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब का बयान वाकई गलत है, और ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की पॉलिसी नहीं है। इमरान खान साहब की पुरअमन तहरीक को नुकसान पहुंचा सकता है अली अमीन गंडापुर का ये बयान, और इंतजार वो लोग इस बात का कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो, और वो ये मामला इमरान खान साहब के सामने रखें, और उनसे पूछें कि जनाब ये तो गोलियां चलाने की बातें हो रही हैं, बंदूकें लाने की बातें हो रही हैं। तो फिर इमरान खान साहब जो बात करेंगे उसको फिर समझा जाएगा कि वो उनकी जानिब से बयान है। दूसरा, इमरान खान साहब को ताने दिए जा रहे हैं कुटाउट्स की जानिब से कि उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया इसराइल और ईरान के मामले पे। तो भाई जिस वक्त इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाएगी, किसी से भी हो जाए, तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब ये स्टेटमेंट दे देंगे, और वो स्टेटमेंट सुनने के बाद उनकी सोशल मीडिया की टीम वो सोशल मीडिया पे डाल देगी। और ये बड़ा क्लियर है, ये जब भी आप उनसे पूछेंगे, इमरान खान साहब को अगर 15 दिन के लिए आप अकेला कर देते हैं, आजकल उनको दोबारा से आइसोलेट किया हुआ है, और ये आइसोलेशन तब शुरू हुई इमरान खान साहब की। मुझे आइडिया हो गया था उस दिन जब इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था कि आसिम मुनीर साहब बुशरा बीबी साहिबा की कोई मिन्नत कर रहे थे, या उन तक अप्रोच कर रहे थे अपने आप को, या अपने ओहदे के लिए, या कोई इस तरह की चीज़ें इमरान खान साहब ने कही थी। मैं क्योंकि हज पे था तो मैं वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ नहीं सका, लेकिन मुझे आइडिया हो गया था उसके लुबे लुबाब से, वो जो 2-4 चीज़ें मैंने देखी थी, मुझे उससे आइडिया हो गया था कि अब इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा सख्ती की जाएगी, क्योंकि उन्होंने दोबारा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को चैलेंज किया है। और वही हमने देखा बाद में दोबारा से इमरान खान साहब का जो एक खुला बयान आया, उसके बाद इमरान खान साहब को दोबारा से कैद तन्हाई में डाल दिया गया, और इतने अहम मौके पर भी उन्हें यह मौका नहीं दिया जा रहा कि वो अपना स्टेटमेंट जारी करें। नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो एहतजाज हुआ अमेरिका में, उस पर काफ़ी तशवीश है, और उनके हक में जो लोग आए वो सिर्फ 6 लोग थे। बड़ी मैं मोहतात अंदाजे में आपको बता रहा हूँ कि ड्राइवर मिला के 6 लोग थे जो आसिम मुनीर साहब के हक में एहतजाज करने के लिए आए थे, जबकि दूसरी जानिब सैकड़ों लोग थे जो उनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए आए थे। जो लोग आसिम मुनीर साहब के हक में एहतजाज करने आए थे, मुबैना तौर पे उन्हें पाकिस्तानी सफारत खाने ने जो है वो इंटरटेन किया है, जबकि जो बाकी मुजाहिरीन हैं उनको खौफजदा करने के लिए उनकी फर्दन वीडियोज़ बनाई गई हैं, और उनकी वीडियोज़ मुख्तलिफ एंगल से बनाई गई हैं ताकि उन्हें खौफजदा किया जाए कि आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर जारी किया है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ और उनके बजट के खिलाफ, और ये बताया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, आलिया हमजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि 111 कंपनियों को टैक्स की छूट दे दी गई है। इसमें 35 कंपनियां ऐसी हैं जो फौज की हैं। भी अगर आप फौज की कंपनियों को टैक्स की छूट दे देंगे तो बाकी कंपनियां फौज की कंपनियों का मुकाबला कैसे करेंगी? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुकाबले की तो फिजा ही आपने खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि जिनमें से 35 कंपनियां फौज से मुंसलिक हैं और सारे का सारा बोझ
इन 111 कंपनियों के टैक्स का जो बोझ है वो तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया है। तनख्वाहदार तबके पर 10% इजाफे का एहसान जितलाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ 45% लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। आलिया हमजा ने मजीद कहा कि 2022 के बाद से 3 साल पाकिस्तान की 77 साल तारीख के बदतरीन 3 साल है। फैसलाबाद में 1600 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। कॉटन और गंदम समेत हर फसल की कीमत कम हुई है। महंगाई और कर्जे बढ़े हैं। शरह नमू जो है वो कम हुई है। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पे जो उन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया है, इस पर हम बात कर सकते थे, लेकिन